Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing various issues on the main heading of human values and professional ethics, now it is the turn of ethical reasoning, its barrier, elements, approaches, and how to assess. Okay, so what is ethical reasoning? आप कहेंगे कि नैतिक तार्किकता क्या है? So, ethical reasoning is a systematic process of analyzing moral issues, weighing potential consequences and duties, and applying moral principles to determine the morally right course of action. यानी ethical reasoning क्या है? एक systematic तरीका है जिसमें हम जो नैतिक issues हैं उनको analyze करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनका potential consequences को वजन करते हैं कि क्या इसका परिणाम निकल के आ सकता है, अपनी ड्यूटीज को वजन करते हैं, तौलते हैं, उनको आंकते हैं एंड अप्लाइंग मॉरल प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन द मॉरली राइट कोर्स ऑफ एक्शन। और हम अप्लाई क्या करते हैं? नैतिक सिद्धांत, जिससे कि हम सही मॉरली राइट कोर्स ऑफ एक्शन को सुनिश्चित कर सकें। इट गोज बियॉन्ड पर्सनल फीलिंग्स, रिलीजियस बिलीव्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये आपकी पर्सनल फीलिंग्स से ज़्यादा है, आपके धार्मिक विश्वासों से ज़्यादा है और नैतिक रिक्वायरमेंट से भी अधिक है। relying on a logical progression from facts to a justified moral decision। कहाँ से कहाँ तक जाता है ये? लॉजिकल प्रोग्रेशन है, तथ्यों से लेके जस्टिफाइड मॉरल डिसीजन तक ये अपना रास्ता तय करता है। कौन? इथिकल रीजनिंग। ओके, तो अब देखते हैं बैरियर्स क्या है। मतलब हम अक्सर इथिकल रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या है? क्यों हम नहीं कर पाते हैं इथिकल रीजनिंग? ईगो सेंट्रिज्म। क्योंकि हम सेल्फ के प्रति डायरेक्टेड होते हैं, हम अपने विषय में सोचते हैं, अपना सुख सोचते हैं, अपनी 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 तरक्की सोचते हैं, है ना? द ह्यूमन टेंडेंसी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, द ह्यूमन टेंडेंसी टू जज द वर्ल्ड फ्रॉम ए नैरो सेल्फ सर्विंग पर्सपेक्टिव इज पावरफुल। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो संसार को एक संकीर्ण और सेल्फ सर्विंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहता है, मतलब उसका साध्य साधन बनना चाहिए, सेल्फ को सर्व करे। Nevertheless, it is possible to learn to think critically through critical issues with practice and sound instruction। लेकिन हम सीख सकते हैं कि कैसे हम critical issues को critically analyze करें, practice से सीख सकते हैं, sound instruction से सीख सकते हैं। We can acquire the disposition and skills required to analyze and evaluate situations from opposing ethical perspectives। हम ये सीख सकते हैं, वो disposition सीख सकते हैं, वो कौशल सीख सकते हैं जो ज़रूरी है कि हम विश्लेषण कर सकें, हम मूल्यांकन कर सकें सिचुएशंस का ऑपोजिंग इथिकल पर्सपेक्टिव से। मतलब हमारा इथिकल पर्सपेक्टिव कुछ और है, आपका कुछ विरोधी है, तब भी हम इसको एनालाइज करना सीख सकते हैं। इथिकल रीजनिंग इंटेल्स डूइंग व्हाट इज राइट इवन इन द फेस ऑफ पावरफुल सेल्फिश डिजायर्स। इथिकल रीजनिंग क्या है? कि आप सही करें तब भी जब आपका मतलब आपकी सेल्फिश डिजायर्स लगी हों कि नहीं, इसके अलग कर दें तो मेरा भला हो जाएगा। To live an ethical life then is to develop command over our native egocentrism tendencies। जो हमारी मौलिक अपनी ईगोसेंट्रिज्म की टेंडेंसी है, उसको कमांड करना हमको सीखना है कि नहीं, ये गलत है, भले आपका साधन इसमें बन रहा है। We must be willing to fulfill our ethical obligations at the expense of our selfish desires and vested interest। हमको अपने we must be willing to fulfill, हमें ये सीखना होगा, हमें इच्छुक होना चाहिए कि हम अपनी ethical obligations को fulfill कर पाएं। किसकी कॉस्ट पे? अपने सेल्फिश डिजायर और वेस्टेड निहित स्वार्थों और जो स्वार्थी हमारी इच्छाएं हैं उनके कॉस्ट पे, है ना? तो ईगो, दो तरीके की थिंकिंग होती है, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग। जो ईगो सेंट्रिक थिंकिंग है, जो सेल्फ की ओर डायरेक्टेड है, वो क्या करती है? स्ट्राइव्स टू गेन इट्स सेल्फिश इंटरेस्ट। मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो साधन वो बन जाए, वो मिल जाए। स्ट्राइव्स टू वैलिडेट इट्स करेंट वे ऑफ थिंकिंग, जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए। और रैशनल थिंकिंग क्या कहती है? कंसिडर्स द राइट्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स, वो दूसरों के अधिकार और आवश्यकताओं को भी कंसिडर करती है। स्ट्राइव्स टू सी थिंग्स एज दे आर, और चीज़ों को उस तरह से देखने में आपको मदद करती है जैसे कि वो हैं एक्चुअली। फिर कुछ एलिमेंट्स होते हैं एथिकल रीजनिंग के। सबसे पहले ये पर्पस जनरेट करना, फिर क्वेश्चन रेज करना कि क्या सही है क्या गलत, फिर इंफॉर्मेशन को यूज करना, कुछ कंसेप्ट्स को यूटिलाइज करना, फिर कुछ इन्फरेंस निकालना कि अच्छा इससे ये निकल के आ सकता है, फिर कुछ धारणाएं बनाना,
फिर इम्प्लीकेशन जनरेट करना, और एक आपका लास्ट में पॉइंट ऑफ व्यू बन के आ जाएगा कि ये सही है। इस तरीके के इन 8 घटक तत्वों के साथ आप इथिकल रीजनिंग कर सकते हैं। पर्पस, पहले पर्पस होना चाहिए, फिर क्वेश्चन रेज होगा, फिर इंफॉर्मेशन यूज की जाएगी, फिर कुछ कंसेप्ट उसमें यूटिलाइज होंगे, तब आप किसी धारणा पे पहुंचेंगे, एजम्पशन पे पहुंचेंगे, फिर आप इम्प्लीकेशन निकालेंगे कि ये होना चाहिए, और फिर लास्ट में आप उस पर स्टिक हो जाएंगे। फिर अप्रोचेस, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अप्रोचेस टू इथिकल रीजनिंग, कौन कौन से उपागम हैं इथिकल रीजनिंग के? तो दीज अप्रोचेस आर कंसिडर्ड द कॉर्नर स्टोन ऑफ इथिकल इंक्वायरी, ये इथिकल इंक्वायरी के कॉर्नर स्टोन माने जाते हैं। वन ऑफ दीज इज यूटिलिटेरियनिज्म, इसको हम कभी कभी टीलियोलॉजी या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी कहते हैं। दूसरा डियोंटोलॉजी है, जिसको राइट बेस्ड या कांतियन अप्रोच कहते हैं, जो इमेनुअल कांत थे फिलोसोफर, उनके द्वारा दी गई फिलोसफी ये अप्रोच है। और इसके अलावा वर्च्यू एथिक्स और कॉन्ट्रैक्ट थियरी का भी नाम आता है अप्रोचेस टू इथिकल रीजनिंग में। तो सबसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म, ये क्या कह रहे हैं कि यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसे समझिए, फॉर एन यूटिलिटेरियनिज्म द फोकस इज ऑन द एंड्स, मतलब हमारा साधन मिलना चाहिए, हम जो चाह रहे हैं वो हो जाना चाहिए, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन, यानी हमारे एक्शन का परिणाम सही होना चाहिए। इफ द एंड रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन आर पॉजिटिव देन दे जस्टिफाई द मीन्स। ये लोग मानने वाले, यूटिलिटेरियनिज्म को मानने वाले कहते हैं कि आपके काम का परिणाम अगर सही आ रहा है, तो आप किस तरह से वो काम कर रहे हैं वो गैर जरूरी है, आप उसको जस्टिफाई कर ले जाएंगे। इट रिक्वायर्स अस टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, ये हमको बाध्य करता है कि हम सोचें कि परिणाम सही आए, परिणाम न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जितने रेलिवेंट पार्टीज लगी हुई हैं सबके लिए। They require us to take actions that would provide a surplus of good over bad, benefit over harm. ये फिलोसफी जो है, ये अप्रोच जो है, वो कहती है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि भलाई हो, लाभ हो, और परिणाम सही आए। मतलब यूटिलिटेरियनिज्म परिणाम पर बल देते हैं, किस रास्ते आप वो परिणाम हासिल करने जा रहे हैं इस पर उनका बल नहीं है। इसके बिल्कुल उल्टा डियोंटोलॉजी है। ये कहते हैं these approaches take a perspective that is conceptually opposite to that of teleological approach. ये कह रहे हैं they focus on our intentions and ask us to live our lives according to universal ethical rules, respecting the rights and dignity of all without regard to consequences. ये कह रहे हैं कि परिणाम चाहे जो हो, आप रास्ता सही चुनिए। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कह रहे थे कि रास्ता चाहे जो हो, परिणाम सही होना चाहिए। तो दिस अप्रोच टू इज प्रॉब्लमेटिक, तो वो अप्रोच भी प्रॉब्लमेटिक है, ये अप्रोच भी प्रॉब्लमेटिक है। वन हैज टू वंडर वेदर एन एक्शन दैट कंप्लाइज विद इथिकल रूल्स बट हैज डिवेस्टिंगली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इज एक्चुअली इथिकल। मतलब आप कोई आश्चर्य कर सकते हैं ये कि आपने रास्ता सही चुना, लेकिन जो उसका परिणाम निकल के आ रहा है वो खतरनाक है, उसके नेगेटिव परिणाम है, तो क्या वो इथिकल होगा? इसलिए जो फिलोसोफर्स हैं, जो काम करते हैं इथिक्स पे, वो कहते हैं कि आप दोनों अप्रोचेस को मिला लीजिए, कॉम्बिनेशन इसका कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो ये दो अप्रोचेस हैं जो मोस्ट पॉपुलर है। उसके अलावा वर्च्यू इथिक्स है, ऑफन सीन एज द थर्ड मेजर अप्रोच टू फिलोसॉफिकल इथिक्स। इट एम्फेसाइजेस, वर्च्यू इथिक्स क्या कहता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग इन इथिकल डिसीजन मेकिंग। वो कह रहा है कि इथिकल डिसीजन मेकिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपके चारित्रिक निर्माण हो। इट सजेस्ट दैट यू होल्ड योरसेल्फ टू हाई स्टैंडर्ड्स एज यू कंसीडर द कोर्सेज ऑफ एक्शन यू माइट टेक। वो कह रहे हैं कि आप चारित्रिक गुण, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन सबको लेकर जब निर्णय लेंगे तो वो सही होगा। और कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कह रही है, दिस थ्योरी इज प्राइमरीली कंसर्न विद द प्रोसेसेस बाय व्हिच राइट्स आर डिसाइडेड एंड एलोकेटेड विद इन अ सोसाइटी। ये सोशल एस्पेक्ट पे इसका ज्यादा बल है। ये कह रहे हैं कि जो अधिकार हैं, जो नियम हैं, वो समाज के हिसाब से निर्धारित होते हैं। कॉन्ट्रैक्टेरियंस आर्ग्यू पीपल वुड नोइंगली एंड वॉलंटरली एंटर इनटू ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ए सेट ऑफ रूल्स दैट वुड प्रिजर्व द बेसिक फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल। यानी कि समाज, सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा, इन सब बातों पर बल देते हुए आपको रीजनिंग करनी है, समाज का भला करना है, कुछ इस तरीके का एम्फेसिस पे है। तो ये 4 मुख्य अप्रोचेस इथिकल रीजनिंग की हैं। फिर है कि आप कैसे असेस करें कि आपने जो इथिकल रीजनिंग के बाद अपना परिणाम निकाला है वो सही है कि नहीं। तो कुछ उसके क्राइटेरिया हैं जो वो फुलफिल करने चाहिए, जैसे आपका जो निकल के आया परिणाम वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, द मीनिंग कैन बी ग्रास्प्ड, मतलब समझ में आए, ऐसा नहीं कि अर्थ आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर वो एक्यूरेट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर्स, प्रिसीजन होना चाहिए, मतलब प्रिसाइज हो, नेसेसरी लेवल ऑफ डिटेल हो, बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट ना हो। फिर वो रेलेवेंट हो, है ना,
रिलेटिंग टू द मैटर एट हैंड, जिस मैटर पे बात हो रही है उससे रिलेटेड हो रही है। ये नहीं कि मैटर कुछ और था निकल के कुछ और आया। मतलब क्लियर हो, एक्यूरेट हो, प्रिसाइज हो, रेलिवेंट हो और डेप्थ हो उसमें, वो कॉम्प्लेक्सिटीज और इंटर रिलेशनशिप को उसने हैंडल किया हो, ब्रेथ भी हो, मल्टीपल व्यू पॉइंट को उसने कवर किया हो, लॉजिक हो, द पार्ट्स मेक सेंस टुगेदर, नो कंट्राडिक्शन, कोई विरोधाभास ना हो, और सिग्निफिकेंट हो, फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस नॉट द ट्रिवियल थिंग्स। तो अगर इतने 8 क्राइटेरिया पे आपका इथिकल रीजनिंग का परिणाम निकल के आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो एक सही अच्छा परिणाम है, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड पर खरा है। ओके, तो ये इथिकल रीजनिंग के बारे में कुछ बातें। ओके, सो थैंक यू ऑल।